यार मैं आजकल तो बहुत बिजी चल रहा हूँ, तुम लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी से। इतना ज़्यादा है वो है कि मुझे बात करनी थी और मैं बात नहीं कर पाया। हम्म। अच्छा, बफर सॉल्यूशन होता क्या है? कोई बच्चा बताएगा? फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा। यदि मैं बफर सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या होता है? जो पीएच को चेंज ना होने दे। जैसे जनरली फार्मेसी वगैरह में क्या होता है, कंपनी में जब आप मेडिसिन वगैरह यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है, जो आप मेडिसिन लिए, जैसे कोई भी मेडिसिन लिए, ठीक है, आपने खाई, अब पीएच क्या नहीं हो, उसका चेंज ना हो, रजिस्ट पीएच। इसलिए इसमें फार्मेसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। यदि मान लो आपने कोई मेडिसिन खाई तो क्या हो जाए, पीएच चेंज हो जाए, समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इसीलिए हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में यदि मैं बात करूं सिंपल, तो जैसे मान लो मैं बफर सॉल्यूशन से पहले एक बात करता हूँ थोड़ा सा। व्हाट पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच कितनी होगी पहले बताओ। सर बोर्ड पर पढ़ाइए ना। 7। आज खाली नहीं है इसलिए तो वहीं पे जाता मैं। बोलो, पीएच इक्वल टू क्या है? बोलो जल्दी से। 7। 7 मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है। अब एक बात बता, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एक, जैसे मान लो आपको 1 लीटर प्योर वाटर दे दिया, बहुत ध्यान से भाई ना, क्या दे दिया? 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। और प्योर वाटर जब हमने दे दिया तो इसमें हमने मिला दिया 0.365 ग्राम HCl मिला दिया। बताओ इसका चेंज इन पीएच कितना होगा? डेल्टा पीएच बताओ कितना होगा। और मान लो, बताओ डेल्टा पीएच कैसे बताओगे? अच्छा, एक बात, आप प्योर वाटर है और प्योर वाटर में आपने जब 0.365 ग्राम HCl लिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? बोलो। कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो क्या होता है? मोल्स। मोल्स क्या है? 0.365 डिवाइड बाई, बोलो, मोलर मास डिवाइड बाई लीटर कितना है वॉल्यूम, बोलो 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अमरनाथ? 10⁻⁻²। बोलो आया ना, यही होगा। क्योंकि ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 100 टाइम 1/100 है, 1/100 की वैल्यू कितनी हुई? 10⁻²। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? बोलो, 10⁻²। पीएच कितना हो जाएगा? 2। तो डेल्टा पीएच कितना आएगा? प्योर वाटर की कितनी थी पीएच? 7 - 2 7, मतलब कितने का चेंज आ गया? 5। 5 का चेंज आ गया, मतलब 5 यूनिट का चेंज आ गया। आप चाहे एसिड मिलाएं या फिर बेस मिलाएं। मान लो मैं इसी में एक क्वेश्चन और देता हूँ। तो जैसे मान लो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर ले लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने मिला दिया मान लो 0.4 ग्राम NaH। फिर से डेल्टा पीएच बताओ कैसे करोगे? बोलो। बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहब, बताओ कैसे करोगे? सर इससे पहले भी कुछ लिखवाया है क्या? कुछ क्वेश्चन कराया? नहीं कराया था मैं, क्वेश्चन नहीं कराया था। डेल्टा पीएच निकालो। अच्छा एक बात है, 6 आ रहा है सर। क्या कितना आ रहा है? 6। 6 क्यों आएगा? 5 ही आएगा ना बेटा यहाँ पे। यस सर, एन 5। एन NaOH के बेटा कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? यस सर 40/, हाँ सर। 0.4/4 होगे ना, तो वही हो जाएगा।
10⁻² ही आएगा। यस सर। और जब ये आएगा बच्चा तो एक बात आना सिंपल, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻²। तो पीएच कितना होगा, 12। मतलब आप कोई भी एसिड और बेस जब मिक्स कर रहे हैं तो चेंज इन पीएच कितना आ रहा है, और 5 का चेंज समझते हो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। यदि मान लो आपकी बॉडी का जो पीएच, यदि मान लो आप 5 पीएच आपका मान लो करता है और 0 पीएच हो जाए तो बॉडी इफेक्टेड होगी या नहीं होगी, बोलो, गलना स्टार्ट हो जाएगी। यदि मैं सिंपल सी बात करूँ, एसिड यदि मिलाया या बेस मिलाया, कोरोजन, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कोरोजन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन खाने के बाद भी ऐसी होगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिंपल बोलो, इसीलिए आप यहाँ पे यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन सिंपल वो सॉल्यूशन होते हैं जो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या नहीं करते, पीएच को चेंज नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते, बोलो। जैसे मान लो आपने कोई फीवर की मेडिसिन खाई या आपने मान लो कोई हार्ट की मेडिसिन खाई, तो आपकी पीएच क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इसीलिए जो जितनी मेडिसिन बनाई जाती है बफर सॉल्यूशन से बनाई है। कैसे बनाई जाती है, बफर सॉल्यूशन। क्या होती है, बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन भी कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो बीक एसिड ले लें, एक्सेस में स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। अब बीक एक्सेस जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ये क्या है, आपका लिमिटिंग एजेंट है। क्या है, लिमिटिंग एजेंट। तो क्या बनेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक बफर या बेसिक बफर। एक्सिस में क्या है, बीक एसिड है, तो एसिड तो बचा ना, तो एसिडिक बफर बनेगा। अब एक बात ध्यान समझना, यदि मान लो बीक बेस ले लो और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो लिमिटिंग एजेंट में, तो कौन सा बनेगा, बोलो, कौन सा बफर बनेगा, जल्दी बताओ। बेसिक। बेसिक बफर। तो बन जाएगा बेसिक बफर। चलो थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। देखो बफर सॉल्यूशन के बारे में, देखो अ सॉल्यूशन, लिख लेता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ। अ सॉल्यूशन whose pH does not change on the addition of small amount of acid and base, ठीक है, और बाई डाइल्यूशन है, इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ध्यान समझना, आपके बफर सॉल्यूशन जो होगा वो कंटेन्स करता है दोनों पार्ट, एसिडिक पार्ट भी कंटेन करेगा और बेसिक पार्ट भी कंटेन करेगा। लिख लेना सर बफर। हाँ बोलो बेटा। साउंड थोड़ा स्लो आ रहा है। साउंड स्लो आ रहा है, अच्छा। बफर सॉल्यूशन अब सही आ रहा है बेटा, पता देखो। नहीं, मेरे में तो बहुत स्लो आ रहा है। और किसी को भी, यस सर, मुझे भी। और किसी को, नहीं सर, ओके। ओके। तो शायद नेट इश्यू होगा तुम लोगों के यहाँ थोड़ा सा, या थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब एक बात समझना फिर से, तो हमें एक बात समझ में आ गई, ये बात सिंपल सी बात कि पीएच ऐसे बोला। अब आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो कंटेन्स करता है एसिडिक सॉल्यूशन को भी और बेसिक सॉल्यूशन, तो या सॉरी एसिडिक पार्ट को भी और बेसिक पार्ट को भी। एसिडिक पार्ट किसे बोलते हैं, कटायनिक को या एनायनिक को, बोलो। कैटायनिक। एसिडिक, कटायनिक को। और बेसिक पार्ट किसे बोलते थे, एनायनिक। एनायनिक। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, लिखते जाना तुम लोग, या मैं लिख दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो लिखना इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन में, नंबर 1, यहाँ पे कांस्टेंट पीएच होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पीएच होता है सबसे पहली बात, मतलब पीएच आपका चेंज ही नहीं हो रहा है। और दूसरा लिखो, पीएच
डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे भी पीएच क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप यदि इसको मतलब थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी देंगे तब भी पीएच चेंज नहीं होगा, है ना। आप चाहे इसमें एसिड या बेस ऐड करें तब भी पीएच चेंज नहीं होगा, ये सब प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, बफर रेंज। रेंज का मतलब समझते हो, बोलो जहां तक क्या होगा, बोलो बफर सॉल्यूशन इफेक्टिव होगा, जहां तक मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हो कि यहां तक वो पीएच चेंज नहीं करेगा, एक टाइम के बाद क्या करने लगेगा, फिर बोलो पीएच चेंज करने लगेगा, सिंपल सी बात है। तो लिखो रेंज ऑफ ए बफर सॉल्यूशन over which it is effective, it is effective, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालो बफर एक्शन। कौन सा हेडिंग डालो, बफर एक्शन। हम सब निकलवाएंगे ये। देखो एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन on the addition of small amount of acid or base by which it resists the change its pH। तो हेडिंग डालो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हम देखो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में ऐसे पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सिंपल बफर, है ना। सिंपल बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड एंड वीक बेस से। देखो हेडिंग, हेडिंग डालो सिंपल टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सर लास्ट स्लाइड करने के बाद प्लीज। सर बोलो बेटा। सर बफर रेंज के बाद उसका पीएच चेंज होने लगेगा। हाँ बेटा, एक डेफिनेट इंटरवल तक ही चेंज कर सकता है ना। रजिस्ट कब तक करोगे आप, मान लो किसी को आप कब तक रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना। मैक्सिमम टाइम, एक टाइम क्या हो, जैसे मान लो यादव जी हैं, है ना, यादव जी हैं, अंजलि जी हैं, ये दोनों दोस्त हैं। अभी चलो एक दो दोस्ती में बंधे हुए एक टाइम तो आएगा जब ये डिस्टेंस दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, मतलब कम रखने लगेंगे, फिर क्या हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। क्यों भाई, यादव जी सही बोला, आई नहीं है क्या? साक्षी नहीं आई क्या? अंजलि आई है? यस सर। कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? है तो सर वो चैट सेक्शन में देखो। अच्छा, तो पहला हेडिंग डालना, देखो यहाँ पे सिंपल बफर, और सिंपल बफर में सिंपल वन कंपोनेंट होता है, सिंपल बफर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो सॉल्ट ऑफ ले लो आप, बीक एसिड एंड बीक बेस का, जैसे एग्जांपल जैसे साल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस ले लो सिंपल, CH3 अमोनियम एसीटेट NH4। एक दूसरा होता है मिक्स बफर, क्या होगा आपका, मिक्स बफर। मिक्स बफर में क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात समझ, दो कंपोनेंट समझ जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं सिंपल, यदि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में और बात करते हैं, एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया, तो हम कैसे पहचानेंगे एसिडिक बफर और बेसिक बफर, हम ये चीज समझ लेंगे। जैसे मान लो आपका जो एसिड है, जो भी एसिड है, जैसे मान लो मैं एसिडिक बफर की बात कर रहा हूँ, आपको कैसे बफर सॉल्यूशन पहचानना होगा। जैसे मान लो कोई भी आपका एसिड है, जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, इसी का सॉल्ट हो, क्या होगा, यदि इसी का सॉल्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे,
बफर सॉल्यूशन, जैसे मान लो CH3COO आ जाए, CH3COO आ जाए, CH3COO होल ट्वाइस सी आ जाए, या मान लो आप फॉर्मिक एसिड है जैसे, तो फॉर्मिक एसिड का ही क्या आ जाए बोलो, सॉल्ट आ जाए, HCOONA आ जाए, HCOO होल ट्वाइस पी भी आ जाए, ठीक है, या फिर HCOO होल ट्वाइस SR आ जाए, सिंपल। सर मिक्स बफर एक बार फिर से बताना, आपने क्या बताया था, क्या होते हैं ये? मतलब सिंपल मान दो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, मतलब दो कंपोनेंट मान लो, ऐसे मान लो एक कंपोनेंट हो गया CH3COONH4, एक और कंपोनेंट आ जाएगा उसके साथ, तो दो, बस दो या तीन, मतलब ऐसे मान लो मिनिमम तो होते ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये तो बात सिंपल सी, मतलब आपका एक एसिड हो और उसका क्या हो बोलो, कॉन्जुगेट बेस हो, एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस मिलके क्या बनाते हैं हमेशा बोलो, सिंपल आपका एसिडिक बफर बना, ठीक है। अब चाहे आपका एसिडिक बफर की बात करूं, सेम ऐसे बेसिक बफर में भी होगा। जैसे मान लो आपको मैंने ये लिखा एस, जैसे मान लो आपको H3PO4 दे दिया, बताओ उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो कितने हैं, बोलो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तीन है ना, थ्री एसिडिक हाइड्रोजन। और जब तीन एसिडिक हाइड्रोजन है तो देखो मैं सॉल्यूशन H3PO4 और H2PO4 माइनस का एक बफर सॉल्यूशन ये बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 का, दूसरा ये बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3 का, सिंपल। चलो क्वेश्चन करते हैं, हाँ बोलो बेटा। सर मतलब ये जो हमने बफर लिखे हैं, एसिडिक बफर और ये मिक्स बफर ही हैं एक टाइप के? एक टाइप, ये जैसे आपका ट्राई बेसिक वाला आ गया, मिक्स बफर ही बनेगा ये आपका, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, आपका डाई बेसिक वाला हुआ मिक्स बफर ही बनेगा जनरली, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको पता है ना वो एम्फी प्रोटेक होते हैं, कैसे होते हैं एम्फी प्रोटेक, इसमें एम्फी प्रोटेक सॉल्ट बनने लगते हैं, जब एम्फी प्रोटेक बनेगा तो आपको पता है H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। चलो आप क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following will form acidic buffer? पहला है एसिटिक एसिड प्लस NaOH, ये 1:1 में ले लिया हमने। दूसरा बताना किसमें बनेगा, CH3COOH NaOH ले लिया 2:1 में। तीसरा H2S प्लस NaOH 1:1 में। चौथा H2S प्लस NaOH 2:1 में। बताओ कौन कौन से एसिडिक बफर बनाएंगे, बोलिए। बताओ बोलो, अमरनाथ, सुधीर। सर आप भी कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा 2 and 4, सुधीर लिख रहा है 2 and 4, ओके। और प्रियंका लिख रही है 1 and 2। देखो बेटा सुधीर का आई थिंक सही है, 2 and 4 ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि आपको पता है एसिड क्या होना चाहिए था, एक्सेस में होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था लिमिटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होना चाहिए लिमिटिंग एजेंट, तो ये तो नहीं बनाएगा।
तो यहाँ पे ये एक्सेस में, ये लिमिटिंग में, तो ये बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है एसिडिक बफर कैसे सर। निकालोगे। हाँ बोलो बेटा। सर एसिडिक बफर कब फॉर्म होता है? कब एसिडिक बफर जब फॉर्म होगा, जब आप क्या लेंगे, एक लेंगे एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड किस में लेंगे आप, बोलो, एक्सिस में, और स्ट्रॉन्ग बेस किस में लेंगे आप, लिमिटिंग रेंज। लिमिटिंग। एक्सिस में क्यों लेंगे सर? क्योंकि बेटा तभी तो एक्सिस में लेंगे, तभी तो बनेगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बफर मतलब ऐसा समझो, अब एसिडिक बफर बन गया, मतलब अब आपका पीएच क्या चेंज नहीं होगा। आप एसिड जब भी मिलाओगे, आप उसमें आप कुछ भी मिलाओगे, पीएच क्या नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। आप एक्सिस में ले रहे हो ना, यहाँ पे जो कंडीशन है एसिडिक बफर की, वो कौन सी कंडीशन है, बोलो, एक्सिस में। जब हमने इसको प्रैक्टिकली देखा तो हमने क्या देखा, एसिडिक बफर कब बन रहा था, मैं, क्योंकि देखो ये तो रिएक्ट कर गया ना, कंप्लीट रिएक्शन हो गई कंप्लीट, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बन गया हुआ। लेकिन जब आपने रिएक्शन पूरी कर दी, जैसे मान लो आपने रिएक्शन पूरी कर दी, CH3COOH लिया, ध्यान समझना, प्लस NaOH, तो आपका क्या बना, यहाँ पे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, देखो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। लेकिन अब आपने क्या किया, यदि मान लो इसका 2, इसका 1, अब ये तो खत्म हो गया, बोलो, ये एक बचा है, ये एक बना, तो अब सॉल्यूशन में क्या क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बचेगा और एक क्या बचेगा, बोलो, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या प्रोड्यूस कर, H+ आयन, तो क्या था वो बनेगा सॉल्यूशन, बोलो, एसिडिक बफर बनेगा। कैसा बनेगा अमरनाथ, अमरनाथ कैसा बनेगा, एसिडिक सर। एसिडिक बनेगा। अब देखो सेम चीज यही बेसिक में, जैसे एक कंडीशन ले देखो, जैसे मान लो मैं एक कंडीशन ले लूं, आपको या तो कंसंट्रेशन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कंसंट्रेशन दे दिया जाए, C1 C2 दिया जाएगा, आपने कभी मैं फॉर्मूला बता दो, आप कर लेंगे। या आपको दूसरा दिया जाए मिलीमोल्स, वीक एसिड दे दिया जाए कोई भी, और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए, ध्यान समझ ना, इनके क्या दे दिए जाए, बोलो, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, M1V1, इसके कैसे निकालोगे, M2V2। अच्छा एक बात बताना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ध्यान समझ ना, वीक एसिड मान लेता हूँ मैं एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मान लेता हूँ NaOH, और ध्यान समझना, स्ट्रॉन्ग बेस क्या मान लिया हमने, NaOH। अब ये आपस में रिएक्ट करे तो क्या बना, CH3COONA प्लस वाटर बन गया। अब एक बात ध्यान समझना, ये क्या लिमिटिंग एजेंट है, आपको बीक एसिड के कितने दिए गए, M1V1, और ये कितने दिए गए, M2V2। ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, M1V1 माइनस कितना हुआ, M2V2, और ये कितना बनेगा, M2V2। तो अब बताओ इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा बीक एसिड का, बोलो, बोलो क्या होगा। बीक एसिड का यदि तुम निकालोगे भी, यदि मान लो मुझे अब निकालना भी बीक एसिड, बोल तो CH3COOH प्लस NaOH का सॉल्यूशन है, सॉरी क्या, CH3COONA का, तो क्या होगा इसका कंसेंट्रेशन, जल्दी बोलो, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, बोलो, टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, V1 प्लस V2, यहाँ भी क्या होगा, M2V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। सॉल्यूशन कैसा है, ये कौन सा एसिडिक बफर है, जैसा एसिडिक बफर के केस में सेम बेसिक बफर में चेंज हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। यदि मान लो मैं इसमें HCl डाल दूं, क्या डाल दूं इसमें, बोलो, इसी सॉल्यूशन में मैं HCl डाल दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो ये सॉल्ट बचा CH3COON है, ध्यान समझ ना, मैं एक केस ले रहा हूँ, यदि मान लो आपका ये सॉल्ट बन गया CH3COON, एक केस ले रहा हूँ, ध्यान समझना, ये आपका किसका सॉल्ट है, बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, बोलो हाँ है ना। अब आपने इसमें HCl डाला, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि मैंने लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया, तो क्या बन गया आपका फर्दर, CH3COOH प्लस NaCl, बोलो हाँ है ना, बोलो। अब यदि आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, देखो ध्यान समझ ना, CH3COONA प्लस CH3COOH, अभी भी कैसा बफर होगा, एसिडिक या बेसिक, बोलो,
कैसा होगा बफर? बोलते नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जब एसिडिक बफर होगा तो ध्यान समझना, सर क्या पूछा मतलब था? मैं ये बोल रहा था अभी भी बफर कैसा होगा, एसिडिक बफर ही होगा। अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो आपने CH3COOH लिया, ये डिसोसिएट किस में होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। इसका मान लो कंसंट्रेशन C1 था, यही था आपको दिया हुआ था इनिशियली हमने, यदि मान लो इसका कंसंट्रेशन C2 था, CH3COONA है, ये किस में जाएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ये कैसे लिखोगे बोलो, पहले वाले के लिए बोलो, इसके लिए के कैसे लिखोगे, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, बोलो ये लिखोगे। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अब ठीक है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, तो बफर सॉल्यूशन का वो आता है पूरा। तो यदि मैं यहाँ पे H प्लस आयन ले लूँ, देखो H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इंटू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिटेट आयन, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपका एसिड, और ये क्या है आपका सॉल्ट बनाएगा। अच्छा हम लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोलो टेकिंग लॉग बोथ साइड and also multiply with negative sign, then becomes equation, ये 3 मान, ये 1 इक्वेशन मान, इक्वेशन 1 pH इक्वल टू आएगा pK प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं, नाम याद रख लेना, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन, वैसे नाम आता नहीं है, हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। अब देखो प्रैक्टिकली यहां से पता लगता है हमें, फिर हमने और प्रैक्टिकली देखा, तो हम यदि एसिडिक बफर एप्लीकेबल कहां तक होगा ये भी देख लेते हैं। तो जो एसिडिक बफर एप्लीकेबल होता है, फॉर एसिडिक बफर it is applicable 1/10 concentration of salt upon concentration of acid less than 10, यहाँ तक एप्लीकेबल, ये रेंज याद ही रखना बस, ये कंसेंट 1/10 से लेके 10 तक, इतना याद रख लेना बस। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट pH of a solution containing 0.1 molar acetic acid, K equal to 10 to the power minus 5 and 0.2 molar CH3COONA, करो सॉल्व, कितना आएगा pH। मुझे आप यहाँ भी आंसर लिख के दे सकते हैं, क्या आंसर आएगा। बफर सॉल्यूशन नहीं है ये 4 लोगों का ग्रुप है, बफर सॉल्यूशन है, कौन कौन सा, यादव जी का,
और फैजल जी का, हरदीन जी का, अंजलि जी का, और अमरनाथ और सुधीर, है ना, इनका एक अलग बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन और भी बने हुए हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, क्यों? और किसका बफर सॉल्यूशन? रजत गोयल, तुम्हारा ही बफर सॉल्यूशन है कोई? नहीं सर, गुप्ता जी तुम्हारा? हम तो सर फिलहाल केमिस्ट्री के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। हम्म 5.3 है क्या सर? 5.3, वेरी गुड। अमरनाथ, आज मुझसे तुम बात कर लोगे? फोन लगा लोगे क्लास के बाद? पीएच इक्वल टू, क्यों अमरनाथ, पी के प्लस log of concentration of salt upon concentration upon acid। ठीक है, ये सॉल्ट अपॉन एसिड। तो पीके कितना है? 10⁻⁻5, तो 5 हो जाएगा, प्लस लॉग, ये कितना है सॉल्ट की वैल्यू? 0.2 अपॉन एसिड कितना है? 0.1, तो लॉग 2 कितना हुआ? 5 प्लस 0.3, 5.3 हो गया। एक क्वेश्चन और करो, चलो आगे बढ़े। 5.3 सही से लिख दीजिए सर। अच्छे से लिख दें, और अच्छे से लिख दो, खूबसूरत लिख दो, खूबसूरती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अब तो खुश हो तुम लोग, गोयल सर पढ़ा रहे हैं ना तुम लोगों को। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, के है इसका 10⁻⁻⁴, एंड 50 ml of 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाओ क्या बनेगा, पीएच बताओ। फोर पॉइंट थ्री 4.3 नहीं, 4। 4.7। नहीं, इनका नंबर नहीं है मेरे पास, चेंज हो गया ना। वही दे दो, वो से ऑप्शन है उस पे। क्या करोगे बोलो, जो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो आपने क्या गलती की हुई, मैंने पहले भी सिखाया था, आपने मुझे पता है एक गलती की हुई छोटी सी। अच्छा, ये फॉर्मिक एसिड है, अभी नहीं करता हूँ उसको ऐसे, अभी नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखूंगा ऐसे। बैलेंस नहीं किया तुम लोगों ने। फॉर्मिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये बनेगा, क्यों? यस सर। और प्लस 2H2O, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बैलेंस कर दिया मैंने इसको पूरा।
अच्छा सर ये बैलेंस किया है। हाँ, अब ये 20 है, कितने मिलीमोल्स है? 20 है, ठीक है। और ये कितने मिलीमोल्स आएंगे? 5। 5। ये खत्म हो गए। तो 5 मोल कितने, ये कितने मोल से रिएक्ट, 1 मोल इसका 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? 10 से। बोलो हाँ ना, 10 मिलीमोल से तो रिएक्ट करेंगे। ये बनेगा कितना? 5। तो पीएच कितना आएगा? 4 प्लस, बोलो 4 ही आएगा ना, के कितना दिया हुआ? -4, ठीक है। लॉग सॉल्ट कितना है? 5 अपॉन, बोलो 5 ही करेंगे। याद है हमने ये भी बताया था तुम्हें, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। सर ये एसिडिक सॉल्ट एसिडिक जो दिया है वो 10 कैसे आया है? यस, जो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? फॉर्मेट से 2 से ही तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो 5 मिलीमोल कितने मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे? बोलो, 10 से ही तो रिएक्ट करेंगे, Yes, sir. है ना? प्लस 1, तो पीएच कितना आ गया? 4। चलिए आगे बढ़े। सर हाँ बोलो सर बेटा। सर एसिड और सॉल्ट के 10 और 5 कैसे, एक बार दोबारा बताना। बेटा देखो फिर से, ये कितना है? देखो ये 5 मिलीमोल कितने से रिएक्ट कर रहे हैं? मैं एक बात, 1 मिलीमोल कितने से रिएक्ट कर रहा है? 2 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा या 2 मोल से रिएक्ट करेगा? तो 5 मिलीमोल कितने से रिएक्ट करेगा? 10 से ही तो करेंगे, क्योंकि भैया डबल है। ये भी तो देखो, सब भूले गए यूनिटरी मेथड। यस सर, ठीक है सर। अब मैं, देखो अभी हमने बफर रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी। बोलो, अब हम बफर रेंज निकालते हैं। जो हम एसिड के लिए कर रहे हैं वही हम बेस के लिए कॉपी कर रहे हैं। तो मिनिमम पीएच देखो कितनी होगी। देखो आपने अभी हाल देखी थी, मिनिमम पीएच की मैं बात करूं, ध्यान समझना। मिनिमम पीएच देखो, यहाँ पे अपन ने एक लाइन लिखी थी 1/10, कहाँ लिखा था? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मिनिमम पीएच कैसे निकालो? दो सॉल्ट अपॉन एसिड का आप कंसंट्रेशन कितना ले लो मिनिमम के लिए? 1/10 ले लेते हैं। बोलो आए ना। यस सर। तो पीएच मिनिमम कैसे आ जाएगा? पी के प्लस लॉग ऑफ 1/10। तो कितना हो जाएगा बच्चा? पीएच मिनिमम कितना हो जाएगा? पी पीके के -1। पी के आ गया ये, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम पीएच क्या होगा? अब हम सॉल्ट अपॉन एसिड का क्या ले ले कंसंट्रेशन? 10 ले लेते हैं। तो पीएच पी के प्लस कितना हो जाएगा? लॉग 10। तो पी के प्लस 1। तो कहां से कहां गया बफर रेंज? बोलो, पी के -1 से लेके पी के +1 तक। बोलो भैया आगे बफर रेंज। अच्छा बेस्ट बफर कब होगा यदि मैं आपसे पूछा जाए? जब पीएच मैक्सिमम, बोलो चेंज इन पीएच मैक्सिमम। देखो बेस्ट बफर कैसे बोलो? यदि मैं बेस्ट बफर की बात करूं, ध्यान समझना, एसडी बफर में ही बात कर रहा हूं मैं सब, अभी एसडी बफर की बात कर रहे हैं अपन सारे। तो मुझे बताना, मतलब आपका हो जाएगा बफर सॉल्यूशन
अच्छा पीएच मैक्सिमम कितनी होगी? यदि मैं मान लो पीएच चेंज मैक्सिमम कब हो, कितनी हो सकती है 1 तक? कितनी होगी मैक्सिमम? यदि मैं मान लो बफर सॉल्यूशन whose resistance for change in pH is maximum. तो सॉल्ट अपॉन एसिड का कितना ले लें हम कंसंट्रेशन? 1 ले लेते हैं। मतलब सॉल्ट और एसिड का क्या आ गया? बराबर ही आ गया। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके। तब आपका बेस्ट बफर हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करें बफर। ये तो हमने यहाँ तक हमने बात कर ली, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बफर एक्शन, ठीक है। बफर एक्शन कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इनकी बात भी हम कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। बफर एक्शन तो एक बात है ना। अच्छा ओरिजिनल बफर ये था अपना, यदि मान लो मैं मान के चलूं, ओरिजिनल बफर क्या था? ये था, ठीक है। इसका कंसोनेंट C1 है, इसका कंसोनेंट C2 है। इसका पीएच क्या होगा बोलना? इसका पीएच क्या लिखोगे? पीके प्लस लॉग ऑफ C2 अपॉन C1 डी करोगे। चलो अभी मान लो हमने CH3COOH लिया, और ध्यान समझना यहाँ पे CH3COOH है, माइनस प्लस H यही मिलेगा। और जब आप CH3COONA को एसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? COO माइनस प्लस Na प्लस। अच्छा एक काम बताना, यदि मैं इसमें बेस ऐड करता हूँ तो बेस क्या ले लेगा बोलो? OH माइनस किससे अटैक कर देगा? H प्लस आयन अटैक कर लेगा। और यदि मैं इसमें एसिड ऐड करूंगा तो क्या होगा बोलो? ये क्या बना देगा? एसिडिक एसिड बना देगा। क्यों भाई, यही हुआ। चलो हम बात करते हैं पहला। यदि मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, आपने A मिलीमोल्स मान लो ऐड किए, जब आपने A मिलीमोल्स ऐड किए तो देखो ध्यान समझना, CH3COONA प्लस HCl CH3COOH प्लस NaCl। मान लो ये C2 कंसंट्रेशन था, ये A था, ये खत्म हो गया। ये कितना बनेगा? C2 माइनस A। ये कितना बचेगा बोलो? C2 प्लस A। तो बताओ पीएच कैसे लिखोगे? पीके प्लस लॉग ऑफ C2 माइनस A अपॉन C1 प्लस। अच्छा इसमें ये बताना पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज बोलो? यदि हम एसिड डालेंगे तो पीएच एक्सक्यूज इंक्रीज। मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये टोटल C2 प्लस A थोड़ी बनेगा। क्यों बेटा, A मिलीमोल्स भी तो ऐड हो जाएंगे। हाँ लेकिन सर C2 तो सॉल्ट की पूरी कंसंट्रेशन है ना, उसमें से कुछ बचा भी तो होगा। C1 प्लस A बनेगा। यस सर। बोलो यार, देखो तुम लोग यदि नहीं बोलोगे बताओ।
क्या क्या सर? सर क्या बताएं? मैंने ये पूछा तुमसे कि आपका पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, यहाँ पे जब आप एसिड डालोगे तो डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। यदि मान लो मैं स्ट्रॉन्ग बेस को डालता हूँ, ध्यान समझना, स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे तो मान लो मैंने 20 मिलीमोल्स ऐड कर दिए, सेम चीज होगी यहाँ भी, क्या होगा बोलो? एसिड प्लस NaOH, बेटा कोई अपना माइक बंद करो, CH3COONA प्लस वाटर, इसका C1 कंसंट्रेशन है, इसका B मोलिमोल्स है, इसके C2, तो ये क्या बनेगा बोलो? C1 माइनस B होगा, ये कितना होगा? खत्म, C2 बी प्लस B बनेगा, तो क्या हो जाएगा? पीएच इंक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, ये बन गया पीएच इंक्रीज। अब एक बात ध्यान रखना, C2 इक्वल टू B होगा, मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो किसका बनेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कौन सा बनेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, किसी कुछ बोलना है क्या? चलिए, हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो 12 ग्राम, या क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, चलो उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क ही दे देता हूँ, इस पे ही बेस है पूरा, ऑफ एसिटिक एसिड, एंड आपको दे दिया 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट आर डिजॉल्व इन, भाई एक इसका माइक खुला हुआ है, 1 लीटर ऑफ, ठीक है, 1 लीटर में ऐड कर दिया, जिसका के दिया हुआ है आपका सिंपल एसिटिक एसिड का 10⁻⁻5, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। दूसरा है आपका चेंज इन पीएच व्हेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड, ठीक है। अब देखो तीसरी मैं बात करूं, ये तो बात सिंपल हो, ये दो क्वेश्चन आपको करना A और B, ठीक है। चलिए दूसरा बम चलते हैं, जैसे हमने एसिडिक बफर देखा था, इसी तरीके से आपका क्या है, सिंपल सेम टू सेम कॉपी ये कर दोगे आप, बोलो बेसिक बफर के लिए। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे? बोलो, यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं बेसिक बफर के लिए, फिर अपन क्वेश्चंस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार समझा दीजिए इसको भी क्या समझा दो पूरा शुरू से? सर, इसको भी समझाते हुए चलिए। चलिए, अच्छा एक तो तुम्हें वही है, यदि मान लो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया जाए बेसिक बफर, NH4OH प्लस NH4Cl, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, और मान लो इनडायरेक्ट में दे दिया जाए, इनडायरेक्ट बोले तो जैसे मान लो HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो क्या बनेगा? NH4C। अब आप क्या लोगे, ये इसको लिमिटिंग एजेंट में लोगे, इसको क्या लोगे, एक्सेस में लोगे, तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस वाटर, आपका बेसिक बफर मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब यदि मान लो आप NH4Cl, यदि मान लो पहली कंडीशन तो ये भी हो सकती है, अब मान लो आपने NH4Cl ले लिया,
सेम वही चीज है NH4Cl। इसमें मैं NaOH डिजोल्व कर दूं तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। अच्छा यहाँ पे कॉमन आयन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, बोलो। अच्छा कॉमन आयन इफेक्ट तो वहां भी मिलेगा, CII तो वहां भी मिलेगा तुम्हें, सिंपल, क्योंकि एस्टेट एस्टेट दोनों में मिल रहा होगा आपको। अच्छा यहाँ पे NH4OH यदि मैं डिसोसिएट कराऊंगा तो किस में जाएगा ये, NH4 प्लस में OH माइनस में, जी और सर। NH4Cl किस में जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस। अब मैं डायरेक्ट भाई केबी का फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, सेम वही चीज आएगी। मैं थोड़ा सा स्टेप बाय लिख देता हूँ। केबी पहले के लिए केबी आएगा NH4 प्लस OH माइनस डिवाइड बाई NH4 प्लस। फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो POH ही निकलेगा यहाँ से, है ना। और पीएच तो आप निकाली, तो पीएच प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। सर वो नीचे NH4OH होगा ना। लो, ठीक है, NH4OH तो क्या हो जाएगा, KB इंटू NH4OH डिवाइड बाई NH4 प्लस। ऊपर क्या है बेस, नीचे क्या है सॉल्ट। जो यही आयन देखो देखा करो, आयन यदि 2 आयन हो जाएंगे, यदि यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान समझना, तो मैं डायरेक्ट यदि फिर पूरा फॉर्मूला लगाऊं, टेकिंग लॉग बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो पी सिंपल डायरेक्ट में लिखाऊंगा, जो POH आएगा आपका PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। इसको भी क्या बोलते हैं, हम हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एप्लीकेबल कहां तक, सिंपल 1/10 से लेके सॉल्ट अपॉन बेस 10, ठीक है। अब मैं तीसरी बात इंपॉर्टेंट बोलूं, जैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चल फिर हम बफर एक्शन भी यहाँ पे निकालेंगे। आज यहाँ पे बेस्ट बफर यहाँ पे क्या होगा, POH इक्वल टू PKB, कैलकुलेट करो। करो इसको कैसे करेंगे, कितनी आएगी, पीएच कितनी आएगी बताओ। हो गया। हो गया।
बोलो, हो गया? तो बताओ कैसे करोगे? POH इक्वल टू आई प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे बोलो? मैं डायरेक्ट करूँ 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.1। POH इक्वल टू आई प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा एक का लॉग ऑफ 4। POH इक्वल टू आई प्लस ये 2 log 2 का स्क्वायर कर दोगे? 2 log 2 प्लस 2 इंटू 0.3 कितना हो गया? 5.6। POH का है 5.6, तो PH कितना आएगा बोलो? माइनस कर दो, 14 माइनस 5.6, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 8.4। ठीक है, क्लियर? सर साल्ट को 2 इंटू 2 कैसे लिया है? बेटा देखो, ये इसलिए लिए ना बेटा, देखो ये ये क्या मिले? अमोनियम एक आयन है ना, ये 2 करना पड़ेगा ना। आपको भी हाल में होता है, इसको आप इसको बैलेंस करो, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बैलेंस नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये अमोनियम 2, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ भी मैंने बोला था अमोनियम, देखो क्या है NH4 प्लस, इसका आता है। वैसे तो मुझे यहाँ पे एनायन नहीं, कटायन ही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कटायन अपॉन एसिड, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सर ऑल ट्वाइस है किया है ना इसमें? हाँ, होल ट्वाइस है। सर जैसे बोल रहे हैं वैसे बताइएगा एक बार। आप क्या कर रहे हो? जैसे मान लो आपने NH4OH लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई? H2SO4 से कराई होगी। क्या बना होगा? NH4 का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। सॉरी, इसका कितना? 0.1, और इसका दिया नहीं गया, ठीक है, मतलब इसके दोनों कंसंट्रेशन 0.2। तो आप देख लो ना, तुम्हें डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिए गए, तो आपको कटायन कंसंट्रेशन चाहिए होता है, पूरे सॉल्ट का नहीं चाहिए होता। कटायन कितना? एक कटायन में 0.2, NH4 में 1.1, मतलब एक है। आप ऐसे समझो, NH4 प्लस 1 में कितना होगा? 1। यदि 2 होंगे तो यदि होल ट्वाइस हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई। इस बात को गलती मत कर। सर रिएक्शन को बैलेंस भी तो करेंगे ना? कर लो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? होगी बैलेंस? 4 नहीं 8 तो 10, देख लो बैलेंस होगी, बोलो। ठीक है, चलिए। अच्छा, बफर रेंज कैसे निकालो? बताओ बफर रेंज कहाँ से? तुम लोग खुद बताओ बफर रेंज, बोलो। बफर रेंज तुम लोग खुद बताओ कहाँ से कहाँ तक हो, बताओ। बोलो, POH मिनिमम कितना होगा? सॉल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन कितना ले लो? 1/10। तो POH मिनिमम क्या हो जाएगा बोलो? ये आप वैल्यू रखोगे डायरेक्ट, तो उसमें कितना आएगा? PKB माइनस PKB -1, और POH यदि मैक्सिमम लोगे तो क्या होगा? PKB +1 होगा। तो POH मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा सिंपल PKB
+1। ठीक है, चलिए, तो ये तुम्हारा बफर खत्म हुआ। अब एक चीज ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एक मैं क्वेश्चन एक चीज पूछने वाला हूँ मुझसे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, चलो आपसे एक बात पूछता हूँ टाइट्रेशन में, और ध्यान समझना। पहले यहाँ तक तो देखो तुम्हें चीजें क्लियर है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पीएच टाइट्रेशन कर भी अभी हम बनाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लो मैं एक केस लेता हूँ, आपकी ज्यादा है नहीं टाइट्रेशन, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग, इसीलिए। अच्छा, आपने कभी प्रैक्टिकल लैब गए हो, उसमें आपने ब्यूरेट देखा है? लास्ट बचा ही खत्म है, नेक्स्ट आधे घंटे का टॉपिक और इसके बाद बताओ, आपने कभी ब्यूरेट वहां गए हो? लैब में आपने ब्यूरेट देखा होगा, ऐसा ब्यूरेट रहता 50 ml का है, देखे हो? यहाँ पे बोला कि चौक, और एक आपका क्या होता है सिंपल, यहाँ पे एक आप बीकर ले लेते हो। मान लो मैंने यहाँ पे, मैं जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, जो ब्यूरेट में भरा हुआ है आपका 0.1 मोलर, बहुत ध्यान समझना, NaOH क्या भरा हुआ है? 0.1 मोलर NaOH, और यहाँ पे भरा हुआ है CH3COOH 0.1 मोलर। अब हम इनको क्या करेंगे, एक मिनट रुकना, हाँ, तो ध्यान समझना कि अभी एक बात आओ, यदि मान लो मैंने अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, कंसंट्रेशन मान लो C = 0 है, अभी मैंने मतलब ब्यूरेट बंद है, ये कॉर्क मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, बंद है पूरा, तो स्टार्टिंग में जो बीकर में हुआ वो कौन होगा? अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो बीकर में क्या होगा? एसिटिक एसिड या NaOH? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, वीक एसिड होगा। ध्यान समझना पहले पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट पे क्या होगा? यदि मैं बात करूं एट एंड पॉइंट, बोलो बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक। मतलब बेसिक होगा या सॉल्ट होगा एंड पॉइंट पे? सॉल्ट होगा। सॉल्ट होगा। यस सर। अच्छा, अब हमसे ये पूछा बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा और आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा? बोलो क्या होगा बिफोर एंड पॉइंट? आपको पता है एसिटिक एसिड होगा एक तो इसमें, और एक क्या बन रहा होगा? सॉल्ट बन रहा होगा। बोलो मतलब क्या बन रहा होगा? बफर, एसिडिक बफर या बेसिक बफर? बोलो। एसिडिक बफर। और जब एंड आफ्टर एंड पॉइंट देखो तो क्या बचेगा? सिर्फ बेस ही बेस बचेगा। आप NaOH डालते जा रहे हो, NaOH डालते जा रहे हो, क्यों भाई? यही होगा। यस सर। तो हम इस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं, और हम जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं इस तरीके से, फिर हम क्या बनाते हैं, हम ml सॉल्यूशन लेते हैं, हम छोटे छोटे व्हीकल लेते हैं, उसमें सॉल्यूशन लेते हैं 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml, और हम एक कर्व खींचते हैं। क्या खींचते हैं? कर्व। एंड प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट ही होगा ना? एंड प्रोडक्ट सोडियम एसिटेट नहीं होगा ना बेटा। अब आप NaOH डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, रिएक्शन कंप्लीशन के बाद भी आप NaOH डालते जा रहे हो, तो फिर सॉल्यूशन में तो NaOH ही बचेगा ना। जी सर। समझ रहे हो? सॉल्यूशन में जो आपको कभी भी क्वेश्चन, पहली बार तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आता है तो आपको ये 4 पॉइंट बनाने पड़ेगा, और चारों पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना होगा। बोलो, पीएच कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पीएच इक्वल टू पीके, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही निकाल देंगे, यहाँ पे आप निकाल ही देंगे, पीओएच निकालेंगे, पीएच निकाल देंगे। तो एक बात ध्यान समझना, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो ध्यान समझना। मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, वैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, बस मैं थोड़ा सा आपको कर्व वाला इसलिए बता रहा हूँ
कोई कोई बच्चा मतलब देखता है तो NaOH एडेड, ये बीक एसिड है, बहुत ध्यान समझना। ये हमने स्टार्टिंग में क्या था, बीक एसिड था, कुछ नहीं था। इस तरीके से कुछ करवाता है, ये पूरा बनता है, हमने तो लेबोरेटरी में बनाया है इसका, रुको प्रैक्टिकली बनाते हैं पूरा, मतलब हम इसका कंसंट्रेशन चेंज करते जाते हैं, हम 5 ml 10 ml, बहुत टिपिकल कर्व होता है। थोड़ा सा गलत हो जाता तो तुरंत मेरा जो HOD था वो कैंसिल कर देता था, फिजिकल वाला, तुरंत बोले नहीं नहीं सही कर नहीं, दोबारा से बनाओ, फिर लगाओ 4-5 घंटे, क्योंकि सॉल्यूशन से आप टाइट्रेशन करना, इंडिकेटर भी यूज। अब यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक के बाद, यदि आप देखें एक पोजीशन के बाद एक शार्प चेंज आएगा यहाँ के बाद। तो जो बीक एसिड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे बनना आपका एसिडिक, बेसिक एसिडिक बफर, ठीक है। फिर बड़ा बड़ा यहाँ पे हो गया साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो साल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे, एंड पॉइंट पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साल्ट हाइड्रो। उसके बाद क्या हो गया सॉल्यूशन, बोलो। पीएच स्ट्रॉन्ग बेस है ये, एक्चुअली मैंने ज्यादा बना दिया इसको, थोड़ा मुझे मिटा देना चाहिए, ये मिटा दूंगा तो पूरा मिट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो चलो ठीक है, मुझे इस तरीके से कुछ बनाना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। मतलब यहाँ पे यदि हम पीएच देखते हैं, ये पीएच होती है 4 to 6 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक 6 के आसपास पीएच होती है, और ये 12, ये 6 से लेके 12, ये 12 पीएच होती है। 12 पीएच के बाद स्ट्रॉन्ग, सिंपल यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। और ध्यान से मैंने इस कर्व को, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे सबसे पहले यहाँ पे साथ, ये हमें चेंज पता कैसे लगेगा, बोलो। हमें तो नहीं पता, तो हम सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं ना, बोलो। इंडिकेटर, क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, बोलो, जो हमें बताते हैं एसिड और बेस को जज करके। तो ये शार्प रेंज होती है, क्या होती है, जो साल्ट हाइड्रोलिसिस की क्या है, शार्प रेंज है, मतलब कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तुरंत क्या हो जाए, कलर सॉल्यूशन का चेंज हो जाए, पिंक कलर। देखा है किसी ने, बोलो। यस सर। है ना, तो ये Yes, फिनोप्टिल, sir. जो फिनोप्टिल इंडिकेटर यूज करते हैं यहाँ पे। और फिनोप्टिल इंडिकेटर का पीएच कितना होता है, 8 to 10 के बीच में। कितना होता है, 8 to 10 के बीच। तो सबसे पहले आपको यदि टाइट्रेशन करना है और टाइट्रेशन में आपको शार्प चेंज देखना है, तो उसके लिए आपको एक सुटेबल इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका जो सुटेबल इंडिकेटर होता है वो होता है आपका फिनोप्टिलीन। अब कुछ लोग सोचे सर आपने फिनोप्टिलीन क्यों लिया, मिथाइल ऑरेंज भी ले लेते। तो ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें, हम पता तो इंडिकेटर तो हम स्टार्च भी यूज करते हैं। तुमने सुना होगा स्टार्च इंडिकेटर ही नहीं होता है जनरली, तुमने सुना होगा। हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं लेबोरेटरी में, बना बना के, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बस 2-3 पढ़ लिए, लिटमस पेपर पढ़ लिया आपने, फिनोप्टिलीन पढ़ लिया आपने, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया, बस दिस इज अ इंडिकेटर, नहीं। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना। इंडिकेटर मतलब यहाँ पे सिंपल आप कौन सा यूज करो, फिनोप्टिलीन इंडिकेटर यूज करते हो, जो कि हमें बताया शार्प चेंज। तो शार्प चेंज के लिए हमेशा याद रख लेना क्या क्या चाहिए होता है आपको, बोलो। इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी सुटेबल इंडिकेटर, याद रख लेना। क्या ले, जो मिथाइल ऑरेंज क्यों नहीं डालते, मिथाइल ऑरेंज का क्योंकि जो पीएच होता है वो कम होता है, समझ रहे हो बात को, बोलो। तो वो सुटेबल बैठेगा ही नहीं, हमें पीएच भी उसके अप्रोक्सीमेट लेना होता है। अब सर बताओ उनको मिलेगा पीएच इंडिकेटर का, क्या जिसके लिए जरूरत हो। क्या। पीएच इंडिकेटर का नाम लिख दीजिए सर, जिसका जो रेंज हो हाँ मैं उसके। लिखता, मैं बस दो ही आपके में, फिनोप्टिलीन और मिथाइल ऑरेंज, मैं दोनों बता दूंगा। मैं सारे केसेस भी ले ले रहा हूँ, कौन कौन से केस होंगे इसमें, ठीक है। सारे केसेस के मैं ग्राफ बनवा देता हूँ, तो इसको लिखना चाहो तो लिखवा दूं क्या मैं इसके बारे में, बोलो। लिखवा दूं क्या पूरा, क्या हुआ यहाँ पे टाइट्रेशन में, लिख लो। इम्पोर्टेंट हो तो लिखवा दीजिए। तो सब चीजें तो बता दी, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जनरल पॉइंट बता देता हूँ इसके बारे में, यदि आपसे पूछे जाए जनरल पॉइंट। तो यदि मान लो
पहला है, आपने बेस मिक्सचर करोगे, यदि बेस मिक्स करोगे तो पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोलो बोलो। यदि आप बेस मिक्स करोगे तो पीएच इंक्रीज होगा, यस सर, और यदि आप एसिड इंक्रीज मिक्स करोगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा पीएच। डिक्रीज होगा pH। तो ये लिख लेना, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है। और बेस्ट बफर कब बनता है? जब पीएच इक्वल टू क्या हो जाता है, पीके या पीकेबी के बाद। एसिडिक बफर है तो पीके के बराबर होगा, और बेसिक बफर है तो पीकेबी के बराबर होगा। ठीक है, तुम कहो तो मैं इस कर्व के बारे में पूरा लिखवा दूं, तुम कहो तो ना लिखवाऊं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यदि मान लो मैं अब डाई बेसिक एसिड ले लूं, मतलब अभी हमने कौन सा लिया था, बीक एसिड लिया था, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ डाई बेसिक एसिड भी ले रहा हूँ, बीक एसिड और प्लस, ध्यान समझ ना, बीक एसिड ले रहा हूँ, एक लिख लेना, दूसरा ले रहा हूँ मैं डाई बेसिक एसिड। और यहाँ पे अब कितने H प्लस आयन मिलेंगे? 2 H प्लस आयन मिलेंगे। एसिडिक बफर कितने मिलेंगे? यहाँ पे 2 मिलेंगे। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कितने होंगे? 2। बहुत ध्यान समझना कैसे। जैसे मैं डाई बेसिक एसिड H2S वर्सेस NaOH, तो जैसे मान लो आप वही सेम चीज ले रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्ट पॉइंट पे। स्टार्ट पॉइंट पे बताओ कौन होगा? आपने क्या भर दिया? मैं सिंपल से बोलूं, आपने इसमें H2S ले लिया, इसमें क्या ले लिया? बेस ले लिया। बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट में कौन होगा? H2S ही होगा। यस सर। अच्छा, अब मैं बोलूं यहाँ पे एंड पॉइंट कितने आएंगे? 2 आएंगे। कौन आएंगे? 2। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सिंपल सी बात, एक तो आएगा एंड पॉइंट 1, क्योंकि आपको पता है पहला H प्लस आयन देगा, और स्टार्ट एक पॉइंट में स्टार्ट और एंड पॉइंट 1, पहला H प्लस आयन देगा तो क्या बनेगा? बोलो, H2S ने जब पहला H प्लस आयन दिया, H प्लस प्लस HS माइनस, इसकी वजह से क्या बनेगा? बताओ, एक क्या बनेगा? एक बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके ऊपर क्या बनेगा? बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बनेगा? NaHS बन जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, देखो बन, ध्यान समझ ना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सिंपल, आपका आएगा H2S और NaHS, एसिड बेस बफर बनाएगा। अच्छा, एक बात आना है यहाँ पे, एक EP2 पे क्या होगा? बोलो, EP2 पे सल्फाइड रिएक्ट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? Na2S मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 2। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मुझे एक बात आना, यदि मैं EP1 और EP2 के बीच में पूछ, एंड पॉइंट है, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में मिलेगा NaHS और Na2S, तो ये मिल गया तुम्हें सेकेंड बफर। अब आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? वो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, क्या हुआ यहाँ पे? और ध्यान समझना, एक ये हो गया, बोलो। दूसरा, अरे यार जगह ऊपर वाला मिटा दूं मैं थोड़ा सा, एक ये हुआ, दूसरा एसिडिक बफर, एक ये हुआ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ पे, फिर बफर 2, और फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ठीक है, तो सही है ना?
कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया। सही बना, सही बना। तो यहाँ पे क्या है, एसिडिक बेस बफर 1 बन रहा है और यहाँ पे एसिडिक बेस बफर 2 बन रहा है। यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलिसिस 1 हो रहा है और यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलिसिस 2 हो रहा है। समझ में आ गया? बोलो। चलो, अच्छा, यदि टाई बेसिक के लिए आप लोग करना, ठीक है, तो कितने कर्व बनेंगे टाई बेसिक के लिए, वो कितने हाइड्रोलिसिस होंगे बताओ, तुम लोग खुद बताओ। यदि मान लो मैं 3 होंगे, हाँ, मतलब आप लोग खुद बनाना। H3PO4 वर्सेस NaOH, ठीक है, ये आपको खुद ही यूज करना होगा, वैसे आएगा नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज याद रखना। अब हम लेते हैं, अभी तक हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, क्या लिया था, सॉरी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लेते हैं केस सेकंड, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किसमें होगा, बीकर में, और ये किसमें होगा, प्यूरेट में। अच्छा बताओ, यदि मान लो मैं NH4OH वर्सेस HCl लूंगा तो पीएच डिक्रीज करेगा या इंक्रीज, पहले बताओ, बोलो। डिक्रीज। तो जो ग्राफ होगा अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और एसिड डालोगे तो, सॉरी, बेस डालोगे तो अपवर्ड जाएगा और एसिड डालोगे तो डाउनवर्ड। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, NH4OH होगा कि HCl होगा, बोलो, बीकर में। NH4OH। वेरी गुड। अच्छा, एंड पॉइंट पे क्या होगा, और बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा, और आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा, बोलो। बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा, NH4OH प्लस NH4Cl, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, और यहाँ पे बेसिक बफर मिल गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl, देखो कैसे बनेगा ग्राफ, देख लेना थोड़ा, इस तरीके से कुछ बनता है, सही नहीं आ रहा है। लो, तो यहाँ पे बीक बेस है, यहाँ पे बेसिक बफर है, यहाँ पे सॉल्ट हाइड। अब यहाँ पे क्या यूज करते हो आप, यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करते हो वो यूज करते हो मिथाइल ऑरेंज, जिसका पीएच रेंज होता है 3 to 5। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, बीक एसिड और बीक बेस का आपका कर्व नहीं बनेगा, कोई भी स्टिक पोर्शन नहीं आता है, लिख लेना यहाँ पे, बीक बेस टाइट्रेशन ऑफ बीक एसिड एंड बीक बेस, लिख लो यहाँ पे। देयर इज नो स्टिक पोर्शन, देयर इज नो स्टिक पोर्शन of weak acid and weak base, hence there is no suitable indicator, hence there is no suitable indicator। आपके पास सिलेबस में थ्योरी ऑफ इंडिकेटर नहीं है, 2016 के सेकेंड पार्ट में एक्सेप्शनली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मैं इंडिकेटर वाला पार्ट और डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। एडवांस में होते तो मैं पढ़ाता, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर पढ़ाता, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाता। ओके। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा एक बात आओ, सिंपल सी बात,
चलो मैं आज सॉल्बिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे सॉल्बिलिटी की। थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे समझना। अच्छा एक बात आओ, इसके बाद मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है पहले बताओ मुझे, तब मैं सॉल्बिलिटी की बात करूँ। केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स स्टार्ट कर दूं, काइनेटिक्स कर दे, फिर थर्मो स्टार्ट कर देंगे। काइनेटिक्स फिर थर्मो, और देन ये सब खत्म करते हैं। अच्छा सॉल्बिलिटी के बारे में बताओ, सॉल्बिलिटी हम क्या बोलते हैं? सॉल्बिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सॉल्बिलिटी कैलकुलेट की थी, तो सॉल्बिलिटी से आपने क्या समझा था, मतलब सॉल्बिलिटी क्या है? आप यहाँ पे सॉल्बिलिटी किसकी निकालते हैं? देखो आपके दो तरीके के सॉल्ट होंगे, एक तो होंगे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, ये बस आधे घंटे का टॉपिक है, तुम कहो तो मैं आज टाइम नहीं है तो मैं आज ही खत्म कर देता। एक तो होता हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, और एक होते स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो आप सॉल्युबिलिटी निकालते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए निकालते हैं, पता है तुम्हें? बोलो। सर स्प्रिंगली और हाईली में डिफरेंस क्या है सर? स्पेरिंगली मतलब कम, इनसॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अब आप पूछेंगे सर AgCl AgBr AgI ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? निग्लिजिबल होती है। क्या होती है इनकी? बोलो सॉल्युबिलिटी निग्लिजिबल, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो अभी हम, यदि मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, तो आपको मैं बताऊंगा अभी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है और आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने, जैसे मान लो मैं यादव जी के घर जाऊंगा अभी, और यादव जी से पूछा जाए कि भाई, या कि भाई बताओ, मैं जाऊंगा तो यादव जी हमें शरबत अरबत तो पिलाएंगे, हम जाएंगे कि गर्मियाँ स्टार्ट हुई, रुआवजा बनाएंगे तुरंत। तो यादव जी पानी लेंगे, पानी में जब शक्कर को मिला रहे होंगे तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? कौन सा सॉल्यूशन होगा? जब शक्कर घुल रही होगी तो कौन सा सॉल्यूशन बन रहा होगा? बोलो। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। अब आप मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि जो आपकी शुगर होगी वो सॉल्युबल नहीं होगी वाटर में, तो फिर क्या हो जाएगा? बोलो। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब सैचुरेशन आ गया, मतलब इसी को हम बोलते हैं, यदि हम मान लो अब मैं शक्कर डालता हूँ, तो जितनी आप चीनी डाल रहे हो पानी में उतनी प्रेसिपिटेट बनता चला जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इक्विलिब्रियम में रहेगा, जितनी चीनी डालोगे उतनी चीनी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, उतनी पीनी वो घुलेगी नहीं। एक यहाँ पे आप फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते तो वहां पे एक कंडीशन मिलती है आपको, ये वाली चीज। तो आपको एक बात पता लग गई सॉल्युबिलिटी की बात इंपॉर्टेंट, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन आपको पता है टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो सबको क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, पता ना? इंसान भी पिघल जाता है टेम्परेचर पे, फिर तो वो सॉल्युबिलिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बोलो। बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे डरा धमका देते हैं अपन, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अब सॉल्युबिलिटी अब हमने जैसे हमने डाला उसमें, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होने लगी? इंक्रीज। तो इस जैसे आपने देखा होगा, इमरती खाया, इमरती या रसगुल्ले खाया, यस सर। तो वो क्यों होते हैं? वो आपके सिंपल टेम्परेचर बढ़ने पे शुगर मिलती चली जाती है, मिक्स होती है, इसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं बात करूंगा कब आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, कब आपका जस्ट प्रेसिपिटेट होगा, मैं वो चीजें बात करूंगा आयनिक प्रोडक्ट में। अच्छा एक बात आना, यदि मान लो आपको AgCl दे दिया जाए, AgBr दे दिया जाए, AgI दे दिया जाए और AgF दे दिया जाए, आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो बताओ क्या होगा? AgF AgCl AgBr AgI में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बताओ। बोलो। छोटा सा टॉपिक है तो खत्म है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा मीडियम खत्म, मैं दोस्ता। बोलो। इसकी ज्यादा होगी? होगा। इसकी? बोलो। AgF की होगी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। यार तुम लोग मैंने पहले ही बताया था, AgF सॉल्युबल हो जाता था पानी में, AgCl AgBr AgI नहीं होता है सॉल्युबल। कितनी बार बताएंगे मैंने, तुम लोग याद नहीं रखते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे बता दीजिएगा AGBR AGCL वाला सर। AGF AGCL ये मैंने कहा था एक्सेप्शन था, मैंने वहां भी बात की थी। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो खजान रूप से एक्सप्लेन करते हैं। तो AGF सॉल्वेबल हो जाता था, ठीक है, ये सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर होता है। AGF क्या होता, सॉल्वेबल होता था, ये और नहीं होते थे। अच्छा एक बात आना, एक मैं आपसे पूछ रहा था, आपने एक्वस NaCl को क्या बोलते हो? बोलो। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ध्यान समय ना, यहाँ पे A मिला, B गैस मिली और C गैस मिली, और इसमें आपने एक गैस को, C गैस को आपने पास करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको एक वो मिलता है जो डिसइंफेक्टिंग और वाटर में यूज किया जाता है ना, कंपाउंड मिला, सिंपल। बताओ क्या मिलेगा, बताओ ABCD क्या होगा, बोलो कौन बताएगा, बोलो अमरनाथ, अंजलि, भावना। यस, CaCl2, वेरी गुड प्रियंका। और ए क्या बनेगा आपका? ए क्या बनेगा? देखो ये बनता आपका NaOH, एक मिलता हाइड्रोजन Cl2, Cl2 ये मिल गया ब्लीच। अच्छा यहाँ ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? +1 -1 ठीक है, ठीक है, फिर अभी आपकी क्लास होगी। और अमरनाथ मुझसे बात करना तुम, ठीक है, क्लास के बाद कॉल कर लेना। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे।